हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैटालिस्ट क्या होता है और कैटालिसिस हम किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित यानी कि या तो स्लो कर दे या फास्ट कर देते हैं, परंतु रिएक्शन के एंड के अंदर पुनः प्राप्त हो जाते हैं तथा केमिकली अनचेंज्ड रहते हैं, उन्हें हम कैटलिस्ट कहते हैं। द सब्सटेंसेज दैट ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बट इट सेल्फ रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड अ कैटलिस्ट। और ये जो क्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होता है, इसको हम कैटालिसिस या उत्प्रेरण कहते हैं। आप लोगों ने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कैटालिसिस के, पढ़े भी होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे मेटल्स आयंस जो हैं इनको हम कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं। जैसे निकल है, प्लेटिनम है, हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन होती है उसके अंदर हम इनका यूज़ करते हैं। हेबर प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, हेबर प्रोसेस के अंदर अमोनिया का निर्माण होता है, उसके अंदर हम आयरन को कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं। और इस तरह से काफ़ी सारे ऑक्साइड्स जो हैं इनको भी हम यूज़ करते हैं। तो कैटलिस्ट किस तरह का है, फाइनली डिवाइडेड है या किसी सपोर्ट मीडियम में है, दोनों से निर्भर करता है उसकी एक्टिविटी के बारे में। अब हम सबसे पहले कैटलिस्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके क्या सामान्य लक्षण होते हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ये होता है कि जो कैटलिस्ट होता है वो अभिक्रिया के आखिर तक वो अनचेंज रहता है। कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन। उत्प्रेरक का अपरिवर्तित रहना, यानी कि उत्प्रेरक अभिक्रिया का जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो यह है कि अभिक्रिया जब समाप्त हो जाती है तो जो उत्प्रेरक है उसका रासायनिक संगठन और मात्रा दोनों ही अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि दोनों में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है, ना तो केमिकली चेंज होता है, ना ही उनका जो अमाउंट होता है उसके अंदर चेंज नहीं होता है। सेकेंड, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज जनरली रिक्वायर्ड। उत्प्रेरक की हमेशा अल्प मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए सक्षम होती है। बहुत ही कम क्वांटिटी कैटलिस्ट की रिक्वायर होती है। द कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। अब कैटलिस्ट जो है वो किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है, सिर्फ जो स्पीड होती है, गति होती है रिएक्शन की, उसको प्रभावित करता है। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता है, शुरू नहीं कर सकता है। तो उसमें जब हम उत्प्रेरक डाल देते हैं किसी भी रिएक्शन में तो उसका रेट बढ़ जाता है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है। कैटलिस्ट उसी पे काम करता है जो कि रिएक्शन चल रही है। नाउ द कैटलिस्ट कैनॉट चेंज द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आप लोगों ने काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि जब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कैटलिस्ट दोनों जो रिएक्शंस हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस जो होती हैं, तो दोनों रिएक्शन को सेम एक्सटेंट तक ये कैटलाइज करेगा, लेकिन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको ये चेंज नहीं कर सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो साम्य अवस्था है वो उत्प्रेरक से अप्रभावित रहती है। नेक्स्ट है द कैटलिस्ट इज जनरली स्पेसिफिक इन नेचर। अब जैसा हमें पता है कि कैटलिस्ट जो है उसका हर कैटलिस्ट, हर ऐसा नहीं है कि एक ही कैटलिस्ट बहुत सारी रिएक्शंस को वो कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है। यानी कि इसकी जो क्रिया होती है वो बहुत ही विशिष्ट होती है। जैसे हमने एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर MnO2 की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोरेट जो है उसका अपघटन तीव्र गति से होता है, ना कि पोटेशियम नाइट्रेट का समान अभिकारक से भिन्न भिन्न उत्प्रेरक की उपस्थिति में भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है, ये C2H5OH है। अब देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में तो इसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है और कॉपर की प्रेजेंस के अंदर इसमें डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो कैटलिस्ट जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, उनकी जो कहना चाहिए उनकी जो प्रकृति है वो बहुत ही विशिष्ट होती है। तो एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रमोटर्स। कैटालिटिक प्रमोटर्स या प्रमोटर्स को हम कहते हैं वर्धक। तो कैटलिस्ट जो हैं वो क्या होते हैं कि हमने भी बात करी, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। प्रमोटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं
जिनकी प्रेजेंस से कैटलिस्ट जो है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और इन्हें हम प्रमोटर्स या वर्धक कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि जो हैबर मेथड है अमोनिया के सिंथेसिस के लिए, उसके अंदर मॉलिब्डेनम जो है वो एक प्रमोटर की तरह कार्य करता है और जो आयरन जो कि हम कैटलिस्ट की तरह उसे यूज़ करते हैं उसकी रिएक्टिविटी को ये बढ़ा देता है। तो प्रमोटर क्या करता है, कैटलिस्ट जो होता है उसकी रिएक्टिविटी को एक तरह से बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट है कैटालिटिक पॉइजन्स। अब कैटालिटिक पॉइजन्स या उत्प्रेरकीय विष वे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं या उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि जो ट्रेसेस हैं आर्सेनस ऑक्साइड के, तो क्या करते हैं ये, इसकी जो प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टोस है इसकी एक्टिविटी को ये कम कर देते हैं। प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टोस को हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसके अंदर जो आर्सेनिक ऑक्साइड है वो क्या करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है, उसको कैटलिस्ट को पॉइजन कर देता है। तो इसलिए इसे हम कैटालिटिक पॉइजन्स कहते हैं। और जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम कर देता है। अब हम देखते हैं, हम लोगों ने कैटालिसिस के बारे में पढ़ा है। तो कैटालिसिस को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो इनके अंदर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले कहलाते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब है समांगी उत्प्रेरण। जैसे नाम से पता चलता है समांगी या होमोजीनियस, तो इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट दोनों एक ही फेज़ में होते हैं, दोनों की प्रावस्था जो है वो एक ही होती है। यानी कि अगर कैटलिस्ट हमारा अगर रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी हमारा सॉलिड है। तो इस तरह से जो दोनों का जो फेज़ है, दोनों की जो प्रावस्था है वो क्या होती है, समान होती है। उसे हम क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण या होमोजीनियस कैटालिसिस। नाउ अब कुछ ये एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे देखिए जो पहला एग्जांपल है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में SO2 व O2 का संयोग। तो यहाँ पे देखिए सभी गैसेस स्टेट के अंदर है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है CH3 CO CH3, ये सब लिक्विड के अंदर है, प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ HCl इज गिविंग एसिटिक एसिड प्लस मिथेनॉल। अब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, जैसे नाम से पता है हेट्रोजीनियस है विषमांगी उत्प्रेरण। तो विषमांगी उत्प्रेरण या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है कि उत्प्रेरक और क्रियाकारक दोनों ही अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो हो सकता है सॉलिड हो और कैटलिस्ट हमारा गैसियस फॉर्म में हो। तो इस तरह से दोनों के जो फेजेस हैं, दोनों की जो प्रावस्थाएं हैं वो दोनों अलग अलग होती हैं। तो इस तरह के जो कैटालिसिस होता है उसे हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल तो हम हेबर प्रोसेस ले सकते हैं। अमोनिया का जो निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, आयरन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और इससे क्या बनता है, अमोनिया बनता है। इसी तरह से ये SO2 वाला जो एग्जांपल है जिसके अंदर हम प्लैटिनम लेते हैं, प्लैटिनम सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे हम इसके एग्जांपल्स बता सकते हैं। अब इसके अंदर तीसरा आता है पॉजिटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होता है कि जब जो रिएक्शन की जो रेट है वो किसी फॉरेन सब्सटेंस से बढ़ जाए तो ऐसे को हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और जो फिनोमिना है वो कहलाता है पॉजिटिव कैटालिसिस। जैसे H2SO4 के निर्माण में प्लैटिनम युक्त एस्बेस्टोस एक धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसी तरह से ये पोटेशियम क्लोरेट का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि जिसके अंदर ऑक्सीजन बनाते हैं, तो पोटेशियम क्लोरेट के अंदर MnO2 जो है वो क्या करता है, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है। ना नेगेटिव कैटलिस्ट, कुछ उत्प्रेरक क्या होते हैं जो कि अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण या नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे कि ये इसमें एग्जाम्पल दे रखा है C6H5CHO plus O2 in presence of diphenylamine gives 2C6H5COH। ऑटो कैटालिसिस या स्वतः उत्प्रेरण, यह क्या होता है,
कुछ अभिक्रियाओं में बना हुआ उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। यानी कि जो प्रोडक्ट बना है, कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन में अगर कोई प्रोडक्ट बना है तो वो प्रोडक्ट क्या करता है, इनिशियली तो रिएक्शन जो है वो क्या है, स्लो है, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्शन की जो रेट है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह का जो फिनोमिना है उसे हम कहते हैं ऑटो कैटालिसिस या स्वतः उत्प्रेरण हम इसे कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि जो ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 के बीच में जो रिएक्शन होती है वो पहले तो बहुत ही स्लो होती है, लेकिन जैसे ही कुछ रिएक्शन हो जाती है और मैंगनस सल्फेट बन जाता है तो वो क्या करता है, वो फिर एक कैटलिस्ट का काम करने लग जाता है और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो मैंगनस सल्फेट जो बनता है वो एक तरह से क्या काम करता है, ऑटो कैटालिसिस या स्वतः उत्प्रेरण का कार्य करता है। अब हम इसको जो कैटालिटिक प्रोसेस है इसको हम बेसिकली मेनली दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक होमोजीनियस कैटालिसिस होता है और दूसरा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है। इन दोनों कैटालिसिस की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस होती है। और एक तीसरा और होता है जो कि आप लोगों ने सुना होगा, वो कहलाता है एंजाइम कैटालिसिस, जो कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का होता है। अब जैसे होमोजीनियस कैटालिसिस के बारे में हमने भी पहले पढ़ा ही था कि जो होमोजीनियस कैटालिसिस है उसमें क्या होता है कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट एक ही फेज़ में होते हैं। कैटलिस्ट जो है वो पूरी तरह से समांगी रूप से वितरित होता है और रिएक्शन जो है वो कैसे प्रोसीड होता है, जिसमें एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है जो कि लोअर एनर्जी की होती है और एक से ज़्यादा रिएक्शन स्टेप होता है। तो इस तरह से हम होमोजीनियस कैटालिसिस को बता सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये इसका एग्जांपल दे रखा है एस्टरिफिकेशन का कि इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 इट कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड अल्कोहल। अब हम आते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है इसके अंदर देखिए ये आपको जैसा कि पता है और इसका जो मैकेनिज़्म है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज़्म है, या हम यूँ कहें कि इससे हम एक थ्योरी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या ये जो कैटलिस्ट है ये इसके अंदर कैटलिस्ट डिफरेंट फिजिकल फेज में होता है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। इसे कॉन्टैक्ट कैटालिसिस भी कहते हैं और इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 3 स्टेप में काम करता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, एड्सॉर्प्शन, रिएक्शन एंड डिसॉर्प्शन। अब जैसे ये देखिए, ये इसको चित्र के द्वारा बहुत अच्छे से अपन समझा सकते हैं। ये एड्सॉर्प्शन थ्योरी है जिससे हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को हम समझा सकते हैं। अब ये जो हम इसे एक तरह से यूँ कहें कि सरफेस कैटालिसिस भी हम इसे कहते हैं और इसको समझाने का बहुत अच्छा ये डायग्राम है। यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर जो कैटलिस्ट का जो सरफेस है इसके अंदर फ्री वैलेंसीज दिख रही हैं आपको। तो जो सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है कि जो उत्प्रेरक है उसकी सतह पर जो मुक्त संयोजकताएं हैं वो होती हैं। क्रियाकारक जो है इन मुक्त संयोजकताओं के साथ जुड़ करके क्या करता है, रासायनिक अधिशोषण या एड्सॉर्प्शन होता है यहाँ पर। तो ये जो सरफेस कैटालिसिस है या जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है इसके जो स्टेप्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले जो हमारा रिएक्टेंट है वो या तो लिक्विड फॉर्म में होता है या गैशियस फॉर्म में होता है और कैटलिस्ट होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में। तो इसके अंदर क्या होता है, ये फ्री वैलेंसीज होती हैं। तो सबसे पहले तो ये जो सरफेस है इसके ऊपर ये डिफ्यूज़ होता है और उसके बाद में ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये एक लेयर के अंदर इसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर ए और बी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो रहे हैं, इस सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं। ये देखिए इस सरफेस के ऊपर ये एड्जॉर्ब हो गए। अब एड्जॉर्ब होकर के अधिशोषित होने के बाद में जो अभिकारक अणु हैं वो क्या बनाते हैं, एक मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट बनाते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट है इससे क्या होता है, प्रोडक्ट बनना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोडक्ट के जो अणु हैं वो पहले सतह से उनका विशोषण होता है या डिसॉर्प्शन होता है, यानी कि वो सतह से पहले दूर हो जाते हैं, यानी कि हमें प्रोडक्ट मिल गया AB और कैटलिस्ट जो है वो क्या होता है हमारा फ्री हो जाता है। तो ये इस तरह से इन कुछ स्टेप्स के अंदर होता है कि पहले क्या होता है, रिएक्टेंट जो है वो एड्जॉर्ब होते हैं, एड्जॉर्ब के बाद में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होने के बाद में डिसॉर्प्शन होता है। तो इस तरह से ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस संपन्न होता है। अब इसके एग्जांपल्स अपन देख सकते हैं गैसियस फेज के अंदर कि मान लीजिए ये देखिए प्लैटिनम जो है ये सॉलिड फेज में है
और रिएक्टेंट हमारा गैस फेज में। इसके अंदर आपको कभी कभी एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि हीटेरोजीनियस कैटालिसिस के अलग अलग फेजेस के एग्जांपल दीजिए, तो आपके लिए ये एग्जांपल काम में आ सकते हैं आपके, कि गैशियस फेज है, यहाँ पर रिएक्टेंट गैशियस फेज में है, कैटलिस्ट यहाँ पर किस में है, सॉलिड फेज में, लिक्विड फेज में है यहाँ पर ये, और ये कैटलिस्ट आपका सॉलिड फेज में है। इसी तरह से सॉलिड फेज के अंदर है ये, और यहाँ पर ये इसके साथ में ये MnO2 है। तो अब हम बात करते हैं एंजाइम कैटालिसिस की। एंजाइम कैटालिसिस जैसे कि आपको पता है कि ये चूँकि एंजाइम्स के द्वारा लाया जाता है, एंजाइम्स के द्वारा होता है कैटालिसिस, तो इसलिए हम इसे एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम इससे जो बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से इसको पढ़ चुके होंगे, उनको पता होगा कि एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है। एंजाइम उत्प्रेरण किसे कहते हैं जीवों के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर, जो काफ़ी सारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो एंजाइम्स के द्वारा ही होते हैं। तो इसके एग्जांपल देख लीजिए, ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, दूसरा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, ये सारे एंजाइम कैटालिसिस के एग्जांपल हैं। आप लोगों को हर कैटालिसिस के 2-2, 3-3 एग्जांपल्स आप प्रिपेयर करके रखिए, ताकि अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर एग्जांपल्स पूछे जाते हैं तो आप उसे कोट कर सकते हैं। अब जैसा आपको पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, उनका जो एक्टिविटी है वो बहुत स्पेसिफिक होती है, ऑप्टिमम पीएच के ऊपर काम करते हैं, बहुत सिलेक्टिव होते हैं, और हम ये कहते हैं कि एक तरह का जो अणु है वो एक ही जो साइट होती है एक्टिव साइट में, उसमें लॉक और की तरह वो फिट होते हैं। तो जो लॉक और की का जो मैकेनिज्म है कि ताले में वही चाबी लगती है जो उसकी होती है, ठीक उसी तरह से एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है। अब ये देखिए, इसके अंदर हम यहाँ पे इसको मैकेनिज्म को इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर E+S एंजाइम है, E तो एंजाइम है, S हमारा सबस्ट्रेट है। तो यहाँ पे ये देखिए, जो हमारा एंजाइम कैटलिस्ट है इसकी एक्टिव साइट है, तो ये क्या हो रहा है, ये सबस्ट्रेट है हमारा, रिएक्टेंट है, इसके एक्टिव साइट के ऊपर ये एंजाइम जो है ये क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ पे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ में कंबाइन होता है और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो E+S विल गिव ES। उसके बाद में जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है उसमें से उसका डिकम्पोजिशन होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और एंजाइम जो है वो फ्री हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है ES विल गिव E+P। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एंजाइम कैटालिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर आपका ये जो कैटालिसिस का जो पोर्शन है ये पूरा समाप्त होता है। थैंक यू।